हेलो स्टूडेंट्स। आज हमें प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस की डिस्कशन को आगे बढ़ाना है। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 हमने आपके साथ स्टार्ट किया था और जिसके 3 पार्ट हम कर चुके थे। आज डी पार्ट हमें स्टार्ट करना है। तो देखिए डी पार्ट क्या कहता है। व्हाट इज की रेटसेस। व्हाट इज की रेटसेस, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है। पहली बात तो आपको ये समझना है, ये जापानीज वर्ड है। जापान टर्म का वर्ड आया हुआ है की रेटसेस। हमें क्यों पढ़ना है और कहाँ पढ़ना है, ये हम पढ़ते हैं आपके कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट के अंदर। कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट के टॉपिक में हमें ये की रेटसेस पढ़ना पड़ता है। क्या होता है ये कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट? जब आपकी दो या दो से ज़्यादा कंपनियां, when two or more than two companies come together to cooperate with the each other। जब दो या दो से ज़्यादा कंपनियां आपस में मिलके काम करती हैं ताकि अपने प्रॉफिट को वो बढ़ा सकें और आपस के कंपटीशन को वो कम कर सकें या अपनी कॉस्ट को कम कर सकें, तो उसे कहते हैं कोऑपरेशन। कॉस्ट को कम करना, प्रॉफिट को इंक्रीज करना, इस मोटिव के साथ जब दो या दो से ज़्यादा कंपनियां इकट्ठे काम करती हैं तो उसे कहते हैं कोऑपरेशन। ये बात समझ में आ गई। की रेटसेस में एक टेक्निकल वर्ड आपको लेना है, दैट इज लूजली कपल्ड ग्रुप। अब ये लूजली कपल्ड ग्रुप अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, अलग अलग मीनिंग है हर सब्जेक्ट में। यदि आप कंप्यूटर साइंस में इस सब्जेक्ट का मीनिंग लोगे तो आपको इसका मीनिंग कुछ और दिखेगा। बिजनेस स्टडी में देखेंगे तो इसका मीनिंग कुछ और है। अभी हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो वहाँ लूजली कपल ग्रुप को समझने के लिए, सिर्फ माइंड में सेट करने के लिए ऐसे रखो, जब एक कंपनी को किसी दूसरी कंपनी पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना होता है तो उस टर्म के लिए यूज करते हैं लूजली कपल्ड ग्रुप। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो आपने दो चीजें देखी कि सबसे पहले एक जापान टर्म है, ये इसमें टेक्निकल वर्ड जो यूज़ करना है लूजली कपल्ड ग्रुप यूज़ करना है। कहाँ हम पढ़ रहे हैं? कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट में पढ़ रहे हैं। कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट में कोऑपरेशन का मीनिंग क्या है? जब दो या दो से कंपनियां इकट्ठी मिलकर काम करती हैं ताकि उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो सके, अपनी कॉस्ट को वो कम कर सके, तो उसे कहते हैं कोऑपरेशन। ठीक है, एक वर्ड और है, अपने कंसेप्ट को अच्छे से पक्का करने के लिए आपको चाहिएगा। ये मेनली की रेटसेस हमेशा रिलेटेड इंडस्ट्री में मिलता है। दो तरह की इंडस्ट्री होती हैं आपकी, एक रिलेटेड इंडस्ट्री और एक होती है अनरिलेटेड इंडस्ट्री। अब इनका क्या मीनिंग है? रिलेटेड इंडस्ट्री का मीनिंग है जहाँ पर बिजनेस की एक्टिविटीज सेम की जाए। वो सब इंडस्ट्री जहाँ पर बिजनेस की एक्टिविटी सेम हो उन्हें कहते हैं रिलेटेड इंडस्ट्री। जैसे एक इंडस्ट्री का मेन काम है चीज़ को प्रोड्यूस करना, पनीर का बनाना, ठीक है, और एक इंडस्ट्री का काम है आइसक्रीम को प्रोड्यूस करना। तो अब देखो, चीज़ भी मिल्क से बनता है और आइसक्रीम भी मिल्क से ही प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पर ये इंडस्ट्री क्या कहलाएंगी? रिलेटेड इंडस्ट्री कहलाएंगी। और ऐसी अनरिलेटेड इंडस्ट्री है जहाँ आपकी एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटीज मैच ना हो, सेम ना हो, तो उनको कहते हैं अनरिलेटेड इंडस्ट्री। अब अनरिलेटेड इंडस्ट्री में जैसे हम कहें एक कार मैन्युफैक्चरर्स को ले लो, एक होटल इंडस्ट्री को ले लो, तो ये दोनों की दोनों इंडस्ट्री क्या कहलाएंगे? आपकी अनरिलेटेड इंडस्ट्री कहलाएंगी। तो ये टॉपिक आपका बेस का था की रेटसेस को स्टार्ट करने से पहले कि आपको कुछ टर्म पता होनी चाहिए, जैसे लूजली कपल्ड ग्रुप क्या है, कॉपरेशन क्या है, रिलेटेड इंडस्ट्री क्या है। अब इस टर्म को आप लिख सकते हैं एग्जाम में। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको नोटिंग में किस तरीके से लिखना है, प्रेजेंटेशन पेपर में कैसे करनी है, एंड देन फिर हम अपनी आईसीआई के स्टडी मटेरियल में जो वर्डिंग दे रखी है, आंसर में जो वर्डिंग है उससे भी मैच कर लेंगे। तो देखिए नोटिंग में आपको ये पेज नंबर 73 पर मिलेगा। जिन्होंने भी नोटिंग ले ली है और जिनके पास नोटिंग नहीं है वो लेक्चर्स को रेफर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उससे आप और डिटेल में पढ़ लेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है, इट इज़ अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ कोऑपरेशन टेक्निक। कोऑपरेशन टेक्निक है, मैंने पहले बताया कि कहाँ पढ़ते हो, कोऑपरेशन इन्वायरमेंट के अंदर पढ़ते हो। अब देखो जो टेक्निकल वर्ड है वो क्या लिखना है,
कीवर्ड सेस इज अ लूजली कपल्ड ग्रुप, जो अभी अभी मैंने समझाया, लूजली कपल्ड ग्रुप ऑफ अ कंपनी यूजली इन अ रिलेटेड इंडस्ट्री। कहाँ मिलती है? मेनली रिलेटेड इंडस्ट्री में मिलती है। जापानीज टर्म है जिसको हम बोलते हैं मेंबर्स आर पीयर्स। ये वाली टेक्निकल वर्ड है जो आपको यूज करके आना है एग्जाम में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। चलिए अब चलते हैं आपके साथ कि आईसीएआई ने किस तरीके से इस आंसर को लिखा है, एक बार देख लेते हैं। डी पार्ट है आपका, सबसे पहले मिलाते जाना आप। Key says is a loosely coupled group of companies usually in a related industry। तो क्या ये वर्डिंग बिल्कुल है? बिल्कुल है, बल्कि हमने तो अपनी वर्डिंग को एक्स्ट्रा में लिखा है। यदि आप देखेंगे लूजली कपल्ड ग्रुप वाली जो वर्डिंग है आपको यहाँ 74 पेज पे मिलेगी स्टार्टिंग में, लेकिन इससे पहले भी हमने 3-4 बुलेट पॉइंट पहले ही लिखे हुए हैं एग्जाम के अंदर, ताकि हमारी प्रेजेंटेशन और बेटर हो जाए। नेक्स्ट है कि टर्म क्या है? इट इज अ जापानीज टर्म। इट इज अ जापानीज टर्म। जापानीज टर्म है तो ये वाली वर्डिंग भी हमने लिख रखी है। जापान टर्म है, अभी अभी मैं दिखाया था मैंने आपको, 6 पॉइंट में मिलेगा जापानीज टर्म। और नेक्स्ट है जैसे मेंबर्स आर पीयर, ये वाली भी लाइन है। आगे आप देखोगे कि इसके अंदर लिखा है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ईच अदर स्टॉक। तो इसको हमने किस वर्डिंग में डाला है? आपको मिलेगा ये, यहाँ देखिए, मेजोरिटी स्टेक, सिग्निफिकेंट अमाउंट की जगह क्या लिखा है? मेजोरिटी स्टेक इन ईच अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये थोड़ा सा सिंपल किया है, बाकी आपको वर्डिंग सारी की सारी सेम मिले, बल्कि एक्स्ट्रा ही मिला है वर्डिंग के अंदर। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन 100% तरीके से आपकी नोटिंग में मैच मिलता है। अभी चलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट ई, इलेबरेट, दैट मीन्स एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। दैट मीन्स फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फीचर्स बिजनेस इन्वायरमेंट में हमें आईसीएआई के स्टडी मेटेरियल के बेस पर 4 फीचर्स लिखने हैं। पहला है आपका इन्वायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स। सेकेंड आप करते हो इन्वायरमेंट इज डायनामिक। नेक्स्ट आप करते हैं इन्वायरमेंट इज मल्टीफेसेटेड। मल्टीफेसेटेड। और लास्ट वन है इन्वायरमेंट हैज अ फार रीचिंग इम्पैक्ट। तो ये 4 फीचर्स हमने डिटेल में आपके कंसेप्ट वीडियो में पहले ही हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, हर तरीके से इसके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। तो डिटेल डिस्कशन के लिए प्लीज़ उन लेक्चर्स को आप रेफर कीजिए, आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट की क्लैरिटी आ जाएगी। अभी ये क्वेश्चन मुझे कवर करवाना है, यहाँ पर आपको समझाना है, तो एक बार पूरा देखें कि एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विद रेफरेंस टू डिसीजन मेकिंग। ये है मेन टॉपिक। आपको ये तो पता चल गया कि इन्वायरमेंट के फीचर्स लिखने हैं, बिजनेस एनवायरमेंट के आपको फीचर्स लिखने हैं यहाँ पर, लेकिन किसके कंटेक्स्ट में? डिसीजन मेकिंग के कंटेक्स्ट में, इन विद द रेफरेंस टू डिसीजन मेकिंग। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको डिसीजन मेकिंग की 1-2 लाइनें अभी लिखनी होंगी। क्या लिखोगे? डिसीजन मेकिंग में सबसे पहले लिख के आना कि इट इज़ अ मैनेजीरियल प्रोसेस, क्योंकि डिसीजन मेकिंग आपका ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हमेशा रहता है। आपका ग्रुप ऑफ एक्टिविटी होने के कारण उसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। तो ये एक मैनेजरियल प्रोसेस है जो हमेशा इन्फ्लुएंस होता है। दैट मीन्स डिसीजन मेकिंग हमेशा इन्फ्लुएंस होती है किससे? इन्वायरमेंट में चेंज आने से। जब भी इन्वायरमेंट में चेंज आएगा तो हमारे डिसीजन मेकिंग में क्या जाता है? चेंज आ जाता है। जब इन्वायरमेंट में चेंज का मीनिंग ही क्या है कि उसके फीचर्स आपको चारों एक्सप्लेन अब कर देने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में डिमांड क्या की गई है? फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आपसे पूछा गया है। तो ये था क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन, जो आपको कैसे लिखना है उसकी प्रेजेंटेशन आप नोटिंग में देखिए। नोटिंग में क्या हमने क्वेश्चन को कवर किया है पहले हम देख लेते हैं। पेज नंबर 20 पर आपको नोटिंग में दिखेगा। तो पहले क्वेश्चन मिलाइए, डिट्टो सेम है। इलेबरेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विद रेफरेंस टू डिसीजन मेकिंग। तो क्वेश्चन तो मिला आपका। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन पहले समझ लेते हैं, देन फिर हम मैच भी कर लेंगे। डिसीजन मेकिंग इज द मैनेजरियल प्रोसेस। कीवर्ड है मैनेजरियल प्रोसेस, जरूर लिखना है। एंड डिसीजन मेकिंग आपका एक तो मैनेजरियल प्रोसेस है, सेकंड है कि डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस होता है कैसे? बाय द फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट के जितने फीचर्स हैं उनसे हमेशा इन्फ्लुएंस होता है डिसीजन मेकिंग।
एंड देन फिर आप फीचर्स बिजनेस इन्वायरमेंट के लिख देंगे चारों। पहला है इन्वायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स, सेकंड है इन्वायरमेंट इज डायनामिक, थर्ड है इन्वायरमेंट इज मल्टीफेसेटेड और लास्ट है इन्वायरमेंट हैज अ फार रीचिंग इम्पैक्ट। ठीक है, इसके साथ एक्स्ट्रा में क्या लिख सकते हैं, बिजनेस का मीनिंग लिख सकते हो आप, बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग लिख सकते हो, इन्वायरमेंट का मीनिंग दे सकते हो। एक चार्ट बना के आना, मैं दिखा देती हूँ आपको चार्ट कैसे बनाएंगे आप एग्जाम में। सबसे पहले आपको बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग लिख के अंदर फिर चार्ट बनाएंगे एंड वन बाय वन करके आप इनको एक्सप्लेन कर देंगे। इन्वायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स, हल्की हल्की बातें कर लेते हैं, इसमें वो सभी फैक्टर्स, इवेंट्स, कंडीशंस इंक्लूड होती हैं और ये सभी फैक्टर्स आपके कभी भी एकांत में आइसोलेशन में काम नहीं करते हैं, क्योंकि हर एक फैक्टर का किसी दूसरे फैक्टर से हमेशा लिंकिंग रहती ही रहती है। तो ये चीज़ें इसी कारण से, जब लिंकिंग इतनी ज़्यादा है, फैक्टर्स भी इतने ज़्यादा हैं, तो हमारा इन्वायरमेंट क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्यों, ये देखिए, एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच फैक्टर इज अ डिफिकल्ट टास्क, हैंस इन्वायरमेंट इज कंसिडर्ड एज अ कॉम्प्लेक्स। दोबारा से एक बात, डिटेल डिस्कशन के लिए, हर एक पॉइंट की डिटेल में समझने के लिए तो प्लीज़ आप रेफर कीजिए लेक्चर्स के कंसेप्ट की वीडियो को। यहाँ हम समरी फॉर्म में इस लेक्चर में इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। सेकंड है इन्वायरमेंट इज डायनेमिक, तो डायनेमिक में आप सबसे पहले देखिए कि डायनेमिक हमेशा लिंक होता है फ्यूचर से, और फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन रहते हैं, और अनसर्टेनिटी जहाँ पर आती है तो उसके अंदर जब भी चेंजेस आते हैं वो हमेशा आपके बिजनेस को इफेक्ट डालते ही डालते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ लिखनी है। थर्ड है मल्टीफेसेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी चेंज आता है इन्वायरमेंट में तो वो चेंज हर एक व्यक्ति अलग तरीके से दिखता है। अब जैसे नए कंपटीटर्स की एंट्री होती है तो कुछ इसको थ्रेट कंसिडर करते हैं और कुछ इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं। इसी तरीके से गुटखा यदि बैन हुआ महाराष्ट्र में तो कुछ इसे अपॉर्चुनिटी मानेंगे, जैसे माउथ फ्रेशर्स है तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी, और जो गुटखा मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए क्या हो जाएगा, वो थ्रेट हो जाएगा। तो ये सब आपको इसमें लिखना है। लास्ट है आपका फार रीचिंग इम्पैक्ट। हमेशा जब भी चेंज आता है तो जरूरी नहीं कि उसका हमेशा इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म रहेगा, उसका इन्फ्लुएंस हमेशा लॉन्ग टर्म भी रहता है और बिजनेस की प्रोस्पेरिटी पर भी उसका इम्पैक्ट डलता है। एग्जाम्पल डाल के आएंगे नोकिया का। तो ये थी एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन की, और कैसे लिखना है, प्रेजेंटेशन कैसे लिखनी है, ये मैंने आपको बताया। अब हम आईसीआई के स्टडी मटेरियल और इस प्रैक्टिस मैनुअल में जो आपको आंसर दे रखा है उसे एक बार मैच कर लेते हैं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस और भी इंक्रीज हो जाए। सबसे पहले आंसर में आपने क्या लिखना है, डिसीजन मेकिंग इज द मैनेजरियल प्रोसेस, तो ये कीवर्ड तो मिला आपको। नेक्स्ट है कि आपका ग्रेटली यानी हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फीचर्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट, एंड देन ये भी आप मिलाइए मैनेजरियल प्रोसेस एंड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। तो 100% आपका ये मैच होगा। एंड देन आपको ये फीचर्स लिख देने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है इन्वायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स, सेकंड इन्वायरमेंट इज डायनेमिक, थर्ड है इन्वायरमेंट इज मल्टीफेसेटेड एंड लास्ट है इन्वायरमेंट हैज अ फार रीचिंग इम्पैक्ट। तो चार के चार फीचर्स आपको ऐसे लिख के आने हैं। अब मैं आपको इसमें एक दो वर्डिंग और मिलवा देती हूँ जिससे आपको विश्वास हो जाए कि क्या हमने अपनी नोटिंग में अपने आईसीआई के मटेरियल को ही लिया है या नहीं लिया है। तो सबसे पहले मिला लो, इन्वायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स में देखेंगे तो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवेंट्स एंड कंडीशंस। ये देखिए क्या वर्डिंग, पूरी पहले वर्डिंग को ही मिला होगा तो डिट्टो सेम मिलेगी। इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवेंट एंड कंडीशंस। क्लियर है ये कहानी। चलिए, और भी यदि आप कहीं से मिलाना चाहो तो और भी मिला सकते हो। ऑल दीज डोज एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, ये वाली लाइन आप सेकंड देखिए, द फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट डोंट इंटैक्ट इन आइसोलेशन। तो ये सब वर्डिंग आपको मिलनी है। अभी हम यहाँ पर जस्ट सिंपल समरी में ले रहे हैं तो हम हल्का हल्का एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट में देखो, इन्वायरमेंट इज डायनेमिक में क्या ये लाइन है, आपका इन्वायरमेंट इज रेगुलरली चेंजिंग इन अ नेचर। तो यहाँ देखिए डायनेमिक में आप यहाँ देखिए इन्वायरमेंट इज रेगुलरली चेंजिंग इन अ नेचर। तो ये सब मिलेंगे आपको, वर्डिंग अच्छे से मिलेंगे। तो यहीं पर हम प्रूव कर देते हैं कि आपका बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन भी आपकी नोटिंग में हमने लिखा है, बल्कि बेटर प्रेजेंटेशन के साथ लिखा है। क्यों? क्योंकि हमने साथ में इनके एग्जाम्पल्स भी लिए हैं, हर जगह पर इनके एग्जाम्पल लिए हैं जिससे आपकी प्रेजेंटेशन और भी बेटर हो जाएगी। यहाँ आप नोटिंग में देखेंगे तो आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे, तो यहीं पर हम ये कह सकते हैं ये क्वेश्चन भी हमारा अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं आपके साथ
नेक्स्ट क्वेश्चन है F पॉइंट। ये कहता है आपको इंडस्ट्री इज अ कंपोजिट ऑफ competitive pressure, very important, in 5 areas of the overall market. Briefly explain the competitive pressures. आपको क्या एक्सप्लेन करना है? कंपेटिटिव प्रेशर्स को एक्सप्लेन करना है। पहले तो ये समझिए कहाँ पर आप पढ़ते हो। कंपेटिटिव प्रेशर्स का मीनिंग ही है 5 फोर्सेस मॉडल। टोटल 5 फोर्सेस मॉडल को ही बोलते हैं कंपेटिटिव प्रेशर्स। इसको डिटेल में मैंने आपको लेक्चर पहले से ही यूट्यूब पर दे रखा है, उसको डिटेल में आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैंने अपनी नोटिंग में इसको लिखा भी है, देखिए एक बार। हालांकि कंपेटिटिव प्रेशर एक्सप्लेन करना है तो आपको पेज नंबर 77 पर मिलेगा, लेकिन क्या कंपेटिटिव प्रेशर को 5 फोर्सेस मॉडल कहते हैं, क्या ये वर्डिंग भी मैंने दे रखी है आपको नोटिंग में, तो वो देखिए आपको मिलेगा ये पॉइंट सेकंड में। टोटल 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ कंपेटिटिव एनालिसिस कैन आल्सो टर्म एज कंपेटिटिव प्रेशर। तो ये वर्डिंग से आप पहले से ही यदि आपने नोटिंग पढ़ ली है, रिवाइज कर लिया है, कंसेप्ट आपने पढ़ रखा है, तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा पेपर में कि कंपेटिटिव प्रेशर्स में आपको लिखना क्या है। पूरा 5 फोर्सेस मॉडल को आप एक्सप्लेन करके आएंगे, अच्छे से लिख के आएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की डिस्कशन एक बार कर लेते हैं आपके साथ, समझ लेते हैं, एंड देन फिर हम मिला भी लेंगे, मैच भी कर लेंगे आपकी नोटिंग के साथ। तो आपको क्या लिखना है? कंपेटिटिव प्रेशर, टोटल 5 फोर्सेस मॉडल में टोटल प्रेशर भी कितने हैं? टोटल 5 हैं। उनको आपको हर एक को एक्सप्लेन करके आना है। तो आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि वेरियस कंपेटिटिव प्रेशर्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज बिलो। फर्स्ट है जैसे राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म, सेकंड है थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंस, थर्ड है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, फोर्थ है बार्गेनिंग पावर्स ऑफ बायर्स, बोलिए बार्गेनिंग पावर्स ऑफ कस्टमर्स, बोलिए एक ही बात है। लास्ट है कंपेटिटिव प्रेशर्स कमिंग फ्रॉम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स या थ्रेट फ्रॉम द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। हेडिंग में कैसे लिखेंगे? 5 फोर्सेस का सबसे पहले चार्ट बनाएंगे। ये वाला चार्ट आप बना सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, या फिर आप ये वाला चार्ट बनाएंगे, डायग्राम 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ कंपटीशन। दोनों में से एक बना सकते हैं यहाँ पर, एंड देन फिर आप एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंस को ये क्या कहता है? आपको बहुत पावरफुल सोर्स है आपके कंपटीशन का, हमेशा कंपेटिटिव प्रेशर को क्रिएट करता है यदि आपके स्ट्रॉन्ग न्यू कंपटीटर्स कभी भी आते हैं। कोई भी नया न्यू कंपटीटर आया और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो हमेशा कंपेटिटिव प्रेशर वो क्रिएट करेगा ही करेगा। कैसे इम्पैक्ट निकलता है न्यू एंट्रेंस का, अफेक्ट कैसा है, तो ये आपको इसमें लाइनें लिख देनी है। प्रैक्टिस मैनुअल में आपके बहुत सारे क्वेश्चन 5 फोर्सेस मॉडल के आते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल में दूं तो क्वेश्चन नंबर के भी देखोगे तो आपका कंपेटिटिव प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, लेकिन हमने क्या किया है, इन्हीं क्वेश्चनों को इकट्ठा करके ये कंसेप्ट आपका पहले ही बना दिया है, जिससे आपकी टाइम बहुत सेव हो जाएगा। उसके लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो टोटल 5 फोर्सेस का पूरा डिटेल टॉपिक एक ही लेक्चर में आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। उसके सभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, सभी डिटेल डिस्कशन है, सब कुछ है, जिसमें के क्वेश्चन हुआ या आपका एफ पॉइंट है या आगे भी प्रैक्टिस मैनुअल में जितने क्वेश्चंस हैं सबके सब उसमें एक्सप्लेन पहले से ही किए जा चुके हैं। तो उसको आप रेफर कर लेंगे तो आपको अलग से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कंसेप्ट में ऑटोमेटिकली सभी क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। तो फिर ये अलग से सीरीज क्यों? क्योंकि ये एक तो रिवीजन आपकी हो जाएगी, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन अलग से आपको यदि रिवाइज करना है तो वो पता चल जाएगा कि कैसे रिवाइज करना है। प्लस आपका एक कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, आपका एक इस चैनल पर भी, मुझ पर भी, और साथ में जो मैं आपको नोटिंग करवा रही हूँ उस पर भी। इसके लिए अलग से सीरीज बनाई गई है। सेकंड है आपका राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग फर्म्स। तो एग्जिस्टिंग फर्म्स में राइवलरी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि राइवलरी दैट मीन्स कंपटीटर्स, यानी कंपटीशन को ही कहते हैं। और हमेशा कंपटीटर्स में इतनी पावर होती है, आपके प्राइस को और कॉस्ट को इन्फ्लुएंस कर सकती है।
तो इनमें 3-3, 4-4 पॉइंट आप जैसे भी आपके पास स्पीड है या आपका क्वेश्चन नंबर जितने मार्क्स में पेपर में आए उसी के अकॉर्डिंग लिख देंगे। हमने बहुत अच्छे से चारों पॉइंटों को इतना एक्सप्लेन किया कि यदि 5 मार्क्स में इंडिविजुअली एक क्वेश्चन भी आ जाएगा तब भी आप कैपेबल हो गए एक्सप्लेन करने में। नेक्स्ट है बार्गेनिंग पावर। कस्टमर कहें या बायर्स कहें एक ही बात है, बहुत डोमिनेंट पोजीशन होती है कस्टमर की, क्योंकि हम किंग ऑफ द मार्केट हमेशा कस्टमर को ही कहते हैं। तो ये पॉइंट आप इसमें लिख के आएंगे। फोर्थ पॉइंट है बार्गेनिंग पावर। सप्लायर। सप्लायर में आपका कौन होता है, जो रॉ मटेरियल को सप्लाई करते हैं। इनपुट प्रोवाइडर को सप्लायर कहते हैं, जो कॉस्ट को स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर सकता है बहुत अच्छे से। लास्ट है आपका थ्रेड फॉर्म सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कौन से होते हैं, जिनको आप एक प्लेस की जगह पर दूसरे को यूज कर सकते हो। जैसे आपने एक एग्जांपल सुन रखा होगा अपने बचपन में, बचपन दैट मीन्स 11th-12th की लाइफ में, टी एंड कॉफी, है ना। तो बैटरी यदि सब्स्टिट्यूट है किसी भी प्रोडक्ट का तो प्राइस को हमेशा वो इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा। तो ये सब इफेक्ट के जितने पॉइंट हैं हमने डिटेल में लेक्चर में डिस्कस पहले ही कर लिए हैं। प्लीज़ उस लेक्चर को आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको नोटिंग सिर्फ मैच करवाना है, एक बार नोटिंग और देख लीजिए। पॉइंट है एफ। तो सबसे पहले आप पॉपुलर टूल है, आपको ये वर्डिंग लिखनी है। पॉपुलर टूल है आपका, दैट मीन्स कंपेरेटिव प्रेशर के लिए 5 फोर्सेस मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल टूल है। तो क्या ये वर्डिंग पावरफुल टूल की या पॉपुलर टूल की हमने लिख रखी है? यस, आप यहाँ वर्डिंग देखेंगे, पॉपुलर 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ द कंपटीशन इज अ पावरफुल एंड वाइडली यूज्ड टूल फॉर अ कंपेरेटिव प्रेशर इन अ मार्केट। तो आप ये पूरा देखेंगे तो कंपेरेटिव प्रेशर इन अ मार्केट। ठीक है, वर्डिंग को थोड़ा सा अच्छा सिंपल बनाने की कोशिश की, लेकिन कीवर्ड सभी लिए गए हैं। अब 5 फोर्सेस के जितने मॉडल में जो 5 पॉइंट्स हैं उनको आप देख लीजिए। थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंस, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, राइवलरी अमंग द करंट और प्लेयर्स और कंपिटिटर्स, जो भी आप कहना चाहें, थ्रेट फ्रॉम द सब्स्टिट्यूट। तो ये 5 पॉइंट है। इसमें हालांकि 1 से 2 लाइनें हैं और हमने इसको कम से कम 5 मार्क्स में इंडिविजुअल हर एक पॉइंट को अपनी नोटिंग के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। आगे जिसके भी जितने भी क्वेश्चन 5 फोर्सेस मॉडल के आएंगे उससे पहले प्लीज़ उस लेक्चर को आप रेफर कीजिए, देखिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई सजेशंस है तो प्लीज़ आप हमसे शेयर कीजिए ताकि आपकी हम मैक्सिमाइज में हेल्प कर सके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जी पॉइंट आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए आप इस लेक्चर को हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं।